अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़े सियासी रहनुमाओं के गिर्द एहतसाब का शिकंजा मजीद कसने लगा। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस यानी बैरून मुल्क से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों के गैर कानूनी हसूल का केस। बड़े साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म लगेगी। आइंदा समात पर चारों मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। कोरोना के खतरे के बायस आसिफ अली जरदारी N95 मास्क और फेस शील्ड लगाकर अदालत में पेश हुए। वकील फारूक नायक ने आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना देने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म के बाद इस्तिस्ना दे देंगे। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत आसिफा भुट्टो और बिलावल भी वालिद के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने 5वें मुल्ज़िम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी। वकील सवाई जहांगीर जदून ने बताया कि मियां साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है। हाई कोर्ट की समाअत तक कार्रवाई मुलतवी की जाए। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ से मुतालिक 25 अगस्त तक कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से खिलाफ कानून तोशाखाने से गाड़ियाँ हासिल करने, जबकि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर जाली अकाउंट से उन गाड़ियों की ड्यूटी अदा करने का इल्जाम है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल जरदारी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, धमकियां दी जा रही हैं कि मैं भी लाइन पर आ जाऊं, सारी बातें मान लूं, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। क्या आप आसिफ जरदारी से इतना डरते हैं? तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद पुलिस के सलूक पर एहतजाज किया। बोले, क्या ये सब एक आज़ाद रियासत में होता है? फारूक नायक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया। क्या ये आजाद रियासत में होता है? सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो? मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने, 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, NFC अवार्ड में चेंजेस हो, इस हाउस से काला कानून पास हो। अगर मैं अपना मौकिफ से नहीं हटता हूँ तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ इंतकामी सलूक किया जाएगा। लेकिन हम आपके दबाव की वजह से अपना मौकिफ नहीं चेंज करेंगे। आप करें जो आपने करना है। मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इस हाइब्रिड रजीम का भी एंड होना है। जाली जमहूरियत नहीं चलेगा। हुकूमती शख्सियात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान पर सख्त रद्दअमल सामने आया। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पर 18वीं तरमीम का बुखार चढ़ चुका है। कौम के खरबों रुपए लूटे गए, इसका हिसाब दें। शहबाज गिल भी जाले कायद पर बरस पड़े। कहा, सवाल करप्शन का हो तो जवाब जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा आता है। बिलावल के बयान पर हुकूमत का सख्त रद्दअमल। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जियाले कायद कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर की बातें करने के बजाय बिलावल और जरदारी खरबों की लूट मार का हिसाब दें। बिलावल जरदारी साहब जो है ना, वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तुमसे तुम्हारी करप्शन और प्रत्यांति का पूछा जाता है, तुम्हें जनाब चढ़ जाता है बुखार जो 18वीं तरमीम का। तुम जाली अकाउंट्स बना के खरबों डॉलर्स जो है ना, वो किक बैक्स और कमीशन लेके मुल्क के टिकार जाते हैं। उसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले अदारे और जनाब अदालतें जब आपको पकड़ करती हैं तो आप कहते हैं जनाब 18वीं तरमीम खतरे में है।
वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल घर में ही मशवरा कर लेते कि कौन सा मंजन बेचना है। सवाल करप्शन का हो तो जवाब जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा आता है। खतरा सिर्फ करप्शन और करप्ट लोगों को है। आगे चलकर देखिए मरियम इन एक्शन। बड़े साहब की पेशी की ही बात करेंगे। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रही। जाले वकला की पुलिस से मामूली खींचातानी हुई। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में देखिए। एहतसाब अदालत में बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी की पेशी पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान, 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ सड़कें रुकावटें लगाकर बंद। पुलिस ने वकला को रोका तो हाथापाई भी हो गई। समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पहली बार प्रोसिक्यूशन टीम की हिफाजत के लिए नैब पुलिस भी लगाई गई। 10 एहलकार मौजूद रहे। बड़े साहब से इजहार यकजहती के लिए साहबजादे बिलावल भुट्टो के अलावा फरहतुल्लाह बाबर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, रहमान मलिक और दीगर रहनुमा भी अदालत आए। वकला को रोकने पर जाली रहनुमा शहरी रहमान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। नैब ने मदु किया ना जरदारी साहब को, फिर रास्ते भी सारे बंद किए हैं। पीपल्स लॉयर फोरम को भी कहीं नहीं जाने दिया। G11 के नाके पर लोगों के कपड़े फाड़े हैं। मेरे साथ वर्कर खड़े थे जिनके कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद हुआ है उनके साथ। कमरा अदालत में रश लगा तो बिलावल भुट्टो बोले, रश न लगाएं, कोरोना का खतरा अब भी मौजूद है। हामी वकला और पार्टी रहनुमाओं को बाहर जाने का कह दिया। बाहर आकर रहनुमाओं का कहना था बहुत गर्मी है और कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना है। और मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पत्थर बरसे, तोड़ फोड़ हुई, कई कारकुन गिरफ्तार हुए, लेकिन आसिफ जरदारी की पेशी पर ऐसा कुछ ना हुआ। साबिक सदर के साथ चलने के लिए मज़ीद कारकुन रावलपिंडी तक भी ना पहुंच सके। ये था मरियम नवाज का पावर शो, जिसे देखकर शायद जरदारी के दिल में भी जियालों का जुलूस ले जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। तभी तो नैब पेशी के लिए कराची से इस्लामाबाद रवाना हुए। खदशे का इजहार तो फवाद चौधरी ने भी किया था। लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सिंध से लोग लाने के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की ने हालत कर दी है। मगर ख्वाहिश दिल में ही रह गई। जियाले तो ना आए, लतीफ खोसा कसर पूरी करते नजर आए। थे बड़े अरमान, मगर चला ही नहीं तीर, हाथ में रह गई कमान। सेनेट में बोली शेरी रहमान, एक वाक़ये पर दोहरा बयान। जरदारी साहब ने खास कहा था कि जो उन्होंने लाहौर में देखा, उसके बाद ही सर मैं नहीं चाहता कि वर्कर आए, MNA, सेनेटर्स, वर्कर्स जो खुद थोड़े से वहाँ पहुँचे, जो जिनका हक है कि वो बाहर वहाँ खड़े हों, उनके भी कपड़े फाड़े गए हैं। माजी में अदालतों में पेशी के दौरान जियालों का लश्कर लेकर आने वाले जरदारी दिल में ही रखकर लौट गए ख्वाहिशात सारी। मुल्जिम जमानत पर या मफरूर, बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद। मरियम नवाज ने मुल्की सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है। नून लीग की नायब सदर एहतिजाजी जलसों और रैलियों की कमान संभालेंगी। अपोजिशन को मुत्तहिद करने में भी किरदार अदा करेंगी। लाहौर से देखिए आरिफ मलिक की रिपोर्ट। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय के बाद मरियम नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। सियासी और मजहबी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें, एहतिजाजी जुलूसों और रैलियों की क़यादत भी करेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करके उन्हें अपने आइंदा लाएअमल से आगाह करेंगी। वह अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें मुत्तहिद करने की कोशिश भी करेंगी। लीगी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने अब घर न बैठने का इरादा कर लिया है। अदालत या नैब ने बुलाया तो वह पेश होकर अपना मौक़िफ़ भी देंगी। आरिफ मलिक, समा, लाहौर।
मियां नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर हैं या मफरूर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिया। कहा नवाज शरीफ को सिर्फ महदूद मुद्दत की जमानत दी थी, वो मुल्क से बाहर चले गए और अदालत से इजाजत भी ना ली, जबकि ECL से नाम निकाले जाने का अदालत को ना वफाकी हुकूमत ने बताया ना ही नैब ने। मियां नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर हैं या मफरूर? तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया इश्तिहार तलबी पर समाअत के हुक्मनामे में अदालत ने कई अहम सवाल उठा दिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मियां नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर हैं या मफरूर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया इश्तिहार तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में सवाल उठा दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत ने नवाज शरीफ को महदूद मुद्दत की जमानत पंजाब हुकूमत की फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स के पेश नजर दी। ECL से नवाज शरीफ का नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि वफाकी काबीना के फैसले पर निकाला गया। अदालत आलिया ने कहा विफाकी हुकूमत या नैब किसी ने भी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक अदालत को आगाह नहीं किया। जमानत में तोसी देने की मजाज पंजाब हुकूमत थी। अगर तोसी नहीं मिली तो नवाज शरीफ ने सरेंडर करना था। नवाज शरीफ अदम तोसी का फैसला चैलेंज भी कर सकते थे। ऐसा किया गया या नहीं? अदालत का कहना था नवाज शरीफ के वकील दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक मुतमय्यन नहीं कर सके। इस हवाले से वकील की इस्तदा पर 2 रोज की मोहलत दे दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के फैसले की हद तक तो मुल्ज़म बज़ाहिर इश्तिहारी हो चुका। देखना यह है कि सजा मुअत्तली अभी तक बरकरार है या नहीं। अदालत ने जमानत का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत जुमेरात 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में रेफरेंस दायर कर दिया। लाहौर की सिविल अदालत ने 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे की दरखास्त पर अपोजिशन लीडर और मरियम नवाज को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ खानदान ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, आमदन से ज्यादा असासे भी बनाए। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। सिविल अदालत ने भी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अराजी कब्जा केस में तलब कर लिया। नैब ने एहतसाब अदालत के एडमन जज के रूबरू दायर किए गए रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत 16 अफराद को नामजद किया है। रेफरेंस में मुश्ताक चीनी, फजलदाद, कासिम कयूम और आफ्ताब पहले ही गिरफ्तार, जबकि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत पर हैं। सिविल कोर्ट में दरख्वास्त गुजार डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने इस्तदा की कि शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में उनकी 4000 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। जमीन का असल मालिक पीर बख्श अभी जिंदा है और जमीन के दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद मरियम और शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करने के नोटिस जारी कर दिए। पंजाब के वज़ीर बराए आबपाशी और वज़ीर आला आमने सामने। वज़ीर आला ऑफिस में दाखिले से रोकने पर मोहसिन लगारी गुस्से में आ गए। उस्मान बुज़दार से तल्ख कलामी हो गई। वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि ख़ुद को क्या समझते हैं। नाखुशगवार वाक़े की तफसील नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। खुद को समझते क्या हो, इतने बड़े आदमी हो गए हो। मोहसिन लगारी वज़ीर आला पर चढ़ दौड़े। 13 अगस्त को पंजाब काबीना के इजलास के बाद वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी उस्मान बुज़दार से मिलने CM ऑफिस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। मोहसिन लगारी के इस्तफसार पर गार्ड बोला, मैं वही करता हूँ जिसका मुझे हुक्म मिलता है। वजीर आबपाशी ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की तो इन्हें धक्का दे दिया गया। शोरोगुल पर स्टाफ अफसर ने दरवाजा खोला और फिर मोहसिन लगारी वजीर आला पर बरस पड़े। बोले, कितने रोज से महकमे के सरकारी मामलात डिस्कस करने के लिए वक्त मांग रहा हूँ, लेकिन जब वक्त नहीं मिलेगा तो बताओ किससे बात करूँ। इस सारी गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरसुकून रहे, ताहम वहाँ मौजूद चंद सियासी शख्सियात ने मामले को रफा दफा करवाया। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान समा से बात करते हुए खबर की तस्दीक या तरदीद करने की बजाय इधर उधर की बातें करते रहे। वजीर आला पंजाब जना एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, एक पूरे सूबे का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका वजीर भी एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने समा के नुमाइंदे से बात करते हुए वाक़े की तस्दीक की, ताहम बीपर देने से इनकार किया। नईम अशरफ, समा, लाहौर। और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सूबे की बेहतरी के लिए वफाकी वज़रा से मुलाकात की तस्दीक कर दी, ताहम वाज़े किया कि अभी कोई कमेटी नहीं बनी और बनेगी भी तो सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। सियासी जमातों को एग्जीक्यूटिव पावर्स देने की बातें गलत करार दे दी। सिंध को मां करार देते हुए बोले, कोई भी इसके टुकड़े करने की बात करेगा तो हम उसके आगे खड़े होंगे।
मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है। मेरे साथ किसी मीटिंग में ना 149 का जिक्र हुआ है, ना 234 का हुआ है, ना 235 का हुआ है। मुराद अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आइन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। के सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। एग्जेक्टिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जेक्टिव रोल हुकूमतों का काम है। क्लियरली कह रहा हूँ। यस, बातें हुई है कमेटीज बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। इनका कसूर इसलिए नहीं है कि इनको ना काम करना आता है ना ये काम कर सकेंगे, तो ब्लेम किसी को करना है, अपने आप को तो नहीं करेंगे। जो मुझसे मिलना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे एक बार नहीं, दिन में 3 बार बुलाएंगे, मैं 3 बार उनके पास हाजिर हूँगा सूबे के खातिर। खबरों में आगे देखिए, तफरीह का सफर बना मौत का सफर। कराची के मसाइल के हल के लिए होने वाली बड़ी मीटिंग्स में मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। पीएसपी रहनुमा अरशद बोहरा ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं शहर की बेहतरी के लिए किसी से भी मशवरा लिया जा सकता है, लेकिन कमेटी का हिस्सा वही बनेगा जिसके पास मैंडेट होगा। कराची के मसाइल पर होने वाली बड़ी मीटिंग्स में जहां पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के अहम कायदीन शरीक हुए, वहीं मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल की मौजूदगी का जवाब बतौर मेयर उनकी कामयाबियां और तजर्बात बताया गया। हुकूमती ओहदा न रखने के बावजूद पीएसपी सरबराह की बैठकों में शिरकत एमक्यूएम के लिए परेशान कुन थी। पीएसपी रहनुमा अरशद बोहरा ने भी समा की खबर की तस्दीक की। मुस्तफ़ा कमाल जो है उनको एक तजर्बा, ज़ाहिर सी बात है मुस्तफ़ा कमाल का जो पीरियड है वो एक सक्सेस स्टोरी है इस शहर के लिए। अगर उन्हें मशवरे के लिए बुलाया गया था तो वो उसमें एज एन एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन देने गए थे, तो देयर इज नथिंग टू हाइड इन इट। इसको की छुपाने की कोशिश नहीं की है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं शहर की बेहतरी के लिए किसी से भी मशवरा लिया जा सकता है। बिल्कुल मौजूद थे। मेरे ख्याल है कि हर स्टेक होल्डर को जो भी कराची के लिए बेहतर से बेहतर मशवरा दे सके वो जरूर दे। ख्वाजा इजहार ने कहा कि जिसके पास मैंडेट है वही कमेटी का हिस्सा होगा। शहर की खिदमत के लिए कोई भी रज़ाकाराना साथ दे सकता है। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आइन की किताब में जो लिखा है वो मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को मालूम है। पीटीआई रहनुमा ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को शहर की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट करार देते हुए कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो डंडा हमारे पास मौजूद है। सिर्फ बातों से टाई लगा के वाइट कॉलर की शर्ट पहनकर एक कोट पहनकर मुराद अली शाह साहब काम नहीं होगा। अब आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, अब आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये कड़वा घूंट पी के इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। जो वोट हमें मिला है आवाम का, आवाम के हाथ हमारे गरेबानों तक पहुंच गए हैं और इस वजूहात की बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। जो आइन के अंदर ऑप्शंस हैं, जो आइन आपको इजाज़त देता है, जो किताब के अंदर लिखे हुए वो ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से मुराद अली शाह साहब भी जानते हैं और बिलावल जरदारी भी जानते हैं। उनको 100% इस्तेमाल किया जाएगा। कल को जिनको हम बुरा कहते थे आज उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि इस शहर का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। कोरोना का खतरा है, जरदारी साहब को वीडियो लिंक की सहूलत दी जाए, उन्हें अदालत ना बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैब इस्लामाबाद से ये मुतालबा करते रहे, लेकिन दूसरी जानिब कारकुनान आपस में ही घुल मिल गए। नैब दफ्तर के बाहर मजमा लगा लिया। दूसरा जज जो उसी कोर्ट में बैठता है उसके लिए उस कोर्ट में ग्लोबल पैंडेमिक नहीं है। सदर जरदारी चाहे उसके पास अंडरलाइंग कंडीशंस हो, उसको जबरदस्ती पेश करवाए जाते हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस, नैब इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की पेशी। एक जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा के लिए वीडियो लिंक की सहूलत का मुतालबा, कोरोना से बचाव पर जोर। नैब ने मदऊ किया ना जरदारी साहब को, तो मदऊ किया है कोविड के हालात में
जब उन्होंने कहा था कि मुझे उससे ले लें वीडियो लिंक से, नहीं, लेकिन मदऊ किया है और फिर रास्ते भी सारे बंद किए हैं। और दूसरी जानिब कारकुनान का ऐसा हुजूम कि खारदार तारों तक की परवाह नहीं। कोरोना का कोई खतरा नहीं, कहाँ की SOPs, कैसी SOPs? ये कैसा कोरोना है जो आसिफ अली जरदारी के लिए तो खतरनाक है मगर कारकुनान के लिए कहीं मौजूद नहीं। ये कैसी SOPs हैं जो रहनुमाओं के बचाव के लिए तो जरूरी हैं मगर कारकुनान के लिए इनका कोई वजूद नहीं। इसी बुलेटिन में जानिए मीठी चीनी की कड़वी कीमत। वेलकम बैक। अब बात करते हैं किंजर झील पर पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की। कराची से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। कश्ती उलटने से 14 अफराद डूब गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 ख़वातीन और मल्लाह को बचा लिया गया। जिला ठट्टा की किंजर झील में अफसोसनाक हादसा। कराची से पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर कयामत गुजर गई। नूरी जाम तमाची के मजार पर जाते हुए कश्ती उलटने से 14 अफराद डूब गए। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 खवातीन और मल्लाह को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी के गौताखोरों ने भी हिस्सा लिया। बदकिस्मत खानदान कराची के इलाके महमूदाबाद का रिहायशी था। SSP ठट्टा के मुताबिक हादसा कश्ती वाले की गफलत से हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने ये बोट पे लोगों को सवार करके अंदर लेकर गया, उसकी गफलत नजर आ रही है सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वाकये की तहकीकात और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम का हुक्म दिया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी नोटिस लेते हुए DC ठट्टा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। किंजर झील हादसे का जिम्मेदार कौन है? सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कहना है झील वसी इलाके पर फैली है, रेस्क्यू का अमला कम है। सिंध मल्ला इत्तेहाद ने बेरोजगारी को वजह करार दे दिया। जुहेर अली की रिपोर्ट। किंजर झील पर पै दर पै अफसोसनाक हादसा। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे मखदूम गुलजार ने हादसे की जिम्मेदारी अमले की कमी पर डाल दी। पौने दो किलोमीटर तक हम तो रेस्क्यू हमारे पास इतने नहीं है, फिर भी हम हायर करते हैं। रेस्क्यू में हमारे 2 ड्राइवर्स मुस्तकिल हैं और फिर 8-10 जो हैं जब रश होता है तब हम हायर करते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स जो लाइफ गार्ड होते हैं। मल्लाह इत्तेहाद के नायब सदर आजम गंधरो ने कहा लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार थे, रोजी रोटी कमाने के लिए मल्लाहों ने भी तफरी के लिए आने वालों को शिकार की कश्ती में बिठा लिया। लोग भी जो है बेरोजगार थे तो उनके जो मछली की जो कश्तियाँ थी वो भी उन्होंने इस्तेमाल की, तो उसमें ओवरलोडिंग हो गई, 13 बंदे बैठ गए। किंजर झील पर हादसात मामूल बन चुके हैं। इनसे करोड़ों रुपए कमाने वाली सिंध हुकूमत हिफाजती इंतजामात करने को तैयार नहीं। किंजर झील में डूबकर जान बहक होने वाले 10 अफराद की मैयतें कराची पहुंचा दी गई हैं। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान इस वक्त मुतासरा फैमिली के घर पर मालिक मकान के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अहमद। जी, आज बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कश्ती के सफ़र के दौरान जो है कश्ती पलट गई जिसके नतीजे में 14 के करीब लोग जो हैं वो डूबे, जिनमें से 10 की लाशें जो है वो निकाल ली गई। उनके घर पे हम मौजूद हैं। महमूदाबाद अल्लामा इकबाल कॉलोनी ये कहलाती है। काफ़ी गम का सा माहौल है। ये एक फैमिली थी, तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं ये पिकनिक पे गए थे, आज सुबह ही रवाना हुए थे। जब वहाँ पहुँचे थे इनका प्लान ये था कि जो लेडीज़ हैं वो पहले लॉन्च पे घूम कर आ जाएँ, जेंट्स जो हैं वो पीछे सारे रुक गए थे, वो बाद में जाएंगे। तो वो लेडीज़ सिर्फ बैठी थी, तकरीबन कोई 12-13 के करीब थी या 14 थी, ऐसे कुछ थी। तो वो गए थे तो ये हादसा इनको पेश आ गया। फिर अभी जेंट्स नहीं बैठे थे अभी। जी बिल्कुल, ये ज़ुबैर थे जो कि उनके मालिक मकान हैं यूसुफ साहब के। 22 साल से यूसुफ साहब यहीं पर रिहाइश पजीर हैं अल्लामा इकबाल कॉलोनी में। यही वो बताते हैं कि इंतहाई अच्छे लोग, इंतहाई अच्छी फैमिली। और रात गए जब इनका ये प्लान बना था तो उसके बाद इनकी वालदा की जानिब से मना भी किया गया था कि ना जाएं और ये मामला जो है पोस्टपोन कर दें पिकनिक पे जाने का, लेकिन उन्होंने ज़िद की। उन्होंने बोला नहीं, हम हर साल जाते हैं जिसलिए हम जाएंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया आपका है रहमान खान। आप हमें आगाह कर रहे थे केंझर झील हादसे से मुतालिक मज़ीद बात कर लेते हैं। समग्र नुमाइंदे आमिर मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइएगा कि कश्ती में कितने अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी और हादसे की जिम्मेदारी किन इदारों पर आयद होती है? ये कश्ती जिसमें सवार होकर ये 14 अफराद मज़ार की तरफ जा रहे थे, ये कश्ती बेसिकली माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 अफराद जो है वो सवार हो सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मानसून का सिस्टम है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और आमदोरफ्त के लिए जो स्पीड बोट्स हैं उनको रोके रखा था, लेकिन ये जो फैमिली है इसने मज़ार पे जाना था, जिसके लिए इन्होंने माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती जो है वो उसको इख्तियार किया और रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। ऐसा नहीं, इस हादसे की जिम्मेदारी किसी महकमे पर नहीं आती। हुकूमत सिंध के 4 डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट है, सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके अलावा ठट्टा पुलिस की जिम्मेदारी है कि केंझर झील पर होने वाली किसी भी गैर कानूनी अमल पर नज़र रखे। जी दूसरी जानिब लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने ई चालान की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पकड़ा गया तो गुर्बत का रोना रोने लगा। खिलाफ वर्जी से बाज आया, ना ही ई चालान अदा किया। सेंचुरी मुकम्मल हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया। मलिक फरहत के नाम पर रजिस्टर्ड रिक्शा सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदही पर डिफेंस वतीन चौक के करीब रोका गया। वार्डन्स ने रिकॉर्ड चेक किया तो ड्राइवर के 100 ई चालान का ना दहिंदा होने की तस्दीक हो गई। उसका नंबर चेक किया तो पता चला जी उसके 100 चालान। उस हिसाब से फिर उन्होंने हमें फौरी तौर पे 15 के जरिए कॉल की, फिर हम उसके पास गए, उनसे जाकर पता किया तो वाकई में उसके 100 चालान पेंडिंग थे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रिक्शा ड्राइवर ने 50 से जायद बार एक ही पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक अहले खाना के साथ होने की वजह से दस्तावेजात जब्त करके चालान अदा करने की यकीन दहानी पर ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह तलब किया। जिसका दामन साफ हो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उज़मा बुखारी बोली, क्या ही अच्छा होता कि नैब पहले बुज़दार साहब को आटे और चीनी के मामले पर बुलाता। कैसा जुर्म और कौन सा इल्ज़ाम? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू में वजाहत। कहा, नैब में जिस तरह पेश हुआ वो सब ने देख लिया। नैब ने मुझे बतौर मुल्ज़िम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार की बातों की तायीद की। समा से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब नैब में मुल्ज़िम या मुजरिम की हैसियत से नहीं गए। उन्हें बुलाया गया है कि हाँ ये आपके डीजी एक्साइज हैं, उनकी तरफ से अगर ये लाइसेंस का ठेका दिया गया, ये लाइसेंस दिया गया है शराब का लाइसेंस, तो उसके हवाले से उनसे पूछ परतीत की जाएगी। अगर तो कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर आया हुआ है तो आप दिखा दें। लेकिन नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। कहती हैं, क्या ही अच्छा होता कि नैब पहले उन्हें आटे और चीनी के मामले में बुलाता। इतनी मासूमियत और शराफत का लिबादा बुज़दार साहब ने ओढ़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होने का वक्त आ रहा है। उज़मा बुखारी दावा करती हैं कि वो चंद दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ बहुत सी बातों का इंकिशाफ करेंगी। हुकूमती दावे, वादे और तसल्लियां सब की सब हवा में उड़ा दी गई। शुगर माफिया दिन ब दिन चीनी की कीमतें बढ़ाती चली जा रही हैं। चीनी की सरकारी कीमत तो 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर इस रेट पर चीनी किसी भी शहर में दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, जबकि लाहौर में भी 1 किलो चीनी के लिए लाल नोट देना पड़ता है। कराची में कहीं 100 और कहीं 105 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब है। पेशावर में तो शहरियों को मजीद कड़वा घूंट पीना पड़ा है, यानी 1 किलो चीनी का रेट 110 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि कोयटा में चीनी ने 100 रुपए की नफसियाती हद उबूर कर ली है। वफाकी इदारा शुमारियात के आदाद और शुमार के मुताबिक दीगर छोटे शहरों में फी किलो चीनी 95 रुपए से 100 रुपए फी किलो है। चीनी फरोख्त करने वाले कहते हैं कि शुगर मिल मालिकान कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत इनसे रेट कम करवाएं। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती बेचना मुमकिन नहीं। और एफबीआर ने शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। 27 मिल्स को नोटिस देते हुए 5 साल का डेटा मांग लिया। कितना गन्ना खरीदा, कहां से खरीदा, क्या भाव लिया, कितनी चीनी बेची और खाम माल पर कितना खर्च हुआ,
FBR कराची यूनिट ने 27 शुगर मिल से डाटा तलब कर लिया। जुलाई 2020 तक तमाम सेल्स और इनकम टैक्स का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। FBR की जानिब से किए गए ऑडिट में खरीदो फरोख्त में फर्क का इंकशाफ हुआ था। शुगर मिल्स को खरीदे गन्ने, खाम माल की तफसीलात देना होंगी। गन्ने और केमिकल समेत तमाम खरीदारी की रसीदें भी तलब की गई हैं। FBR के मुताबिक बाद शुगर मिलों ने तवील मुद्दत की सरमायाकारी कर रखी है। इन्वेस्टमेंट समेत विद होल्डिंग टैक्स की मद में कटौती पर एडजस्टमेंट और टैक्स क्रेडिट क्लेम का डाटा भी देना होगा। अशरफ खान, समा, कराची। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शुगर इंक्वायरी कमीशन और तहकीकाती रिपोर्ट को कालादम करार देते हुए मुतालिका इदारों को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन कानूनी है, न उसकी रिपोर्ट की कोई हैसियत। कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने काबीना में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत को भी मुतनाज़ा करार दे दिया। वाज़े कर दिया कि पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब अफराद की कोई गुंजाइश नहीं। एहतसाब के लिए गैर मुंतखब मुशीर की मौजूदगी नैब के किरदार को मशकूक बनाती है। अदालत ने हुकूमती इदारों को मुशीर के लिखे खतूत पर अमल दरामद करने से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नैब, FBR और FIA को हुक्म दिया कि अलग अलग और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। खोज लगाया जाए कि किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी तो नहीं दी गई, किसी हुकूमती ओहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं किया। FBR रेवेन्यू और टैक्स चोरी, जबकि FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत इंक्वायरी करें। अदालत ने SECP और स्टेट बैंक को गुज़िश्ता रिपोर्ट से मुतासिर हुए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करने का भी हुक्म दिया। कानूनी माहिरीन अदालती फैसले को हुकूमत के लिए बड़ा धचका करार दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि हुकूमत कानूनी मशावरत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला करेगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं IPPs के साथ मुआहिदों में बिजली की पैदावारी लागत भी शामिल है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से गर्दिशी कर्जों में कमी आएगी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो हम लोग फाइनलाइजेशन पे आ रहे हैं और ये 2 साल हम लोग उस पर मेहनत करते रहे हैं, वो भी आपके सामने और आपके कौम के सामने हम लोग रखेंगे। और उस रिफॉर्म पैकेज में हमारे गवर्नमेंट के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंशाल्लाह इस जुमरे में आएंगे। उनके भी जो रेट्स हैं उस पर भी नज़रसानी की जा रही है और वो भी एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। ये जो हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, इसके साथ होगा क्या कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दशी कर्जा है, उसके बहाव में हम लोग कमी लाएंगे। कौमी इदारों ने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तरक्की की। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने कारकर्दगी रिपोर्ट कौम के सामने लाने का ऐलान कर दिया है। NHA का अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की जो परफॉर्मेंस है, मैं कल या परसों तमाम फिगर्स और उसका कंपैरिजन कौम के सामने रखूंगा। पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला बेचते हैं उसमें जुलाई के महीने में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। हमारे रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन दूसरी नंबर पे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार पाई। मूडीज का पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट आई कि आपकी करंसी स्टेबिलिटी की तरफ आप चले गए। तो जवाब में क्या कहा जाएगा कि हम तो सड़कें बनाते थे। इस माली साल में हैदराबाद सक्कर मोटरवे 306 किलोमीटर काम आगाज करेंगे। लंगर खाना खोल दिया गया, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो गई। अब तनकीद बनती है उन लोगों की तरफ से जिनके पास बहुत है क्या पाकिस्तानी कौम का। इंशाल्लाह पाकिस्तान सही मानों में फलाई रियासत भी बनेगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। आगे बढ़ते हैं। कराची में बाज़ स्कूलों का सरकारी हुक्म मानने से इनकार। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोल दिए गए। हुकूमत ने भी एक्शन ले लिया। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कराची में बाज़ प्राइवेट स्कूल्स का सरकारी हुक्म मानने से इनकार। पहले मरहले में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोल दिए गए। SOPs का भी ख्याल रखा गया। ये स्कूल ना खोलते तो मजीद अगर ताखीर होने की वजह से कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं और सैकड़ों स्कूल बंद होने के करीब थे। कई स्कूल मालिकान ने खुदकुशियां कर ली और कई हार्ट अटैक से मर गए। आल सिंध एसोसिएशन ने भी एक्शन कमेटी की तायद की। हजारों स्कूलों में से ये जो दर्जनों स्कूल खुले हैं, ठीक है, ये फीसद के हिसाब से 1 से भी कम बनते हैं। बाज़ प्राइवेट स्कूल खोलने के खिलाफ महकमा तालीम ने फौरी एक्शन लिया और 9 स्कूलों को शोकाज जारी कर दिए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने स्कूल्स खोल दिए हैं। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने स्कूल ज़बरदस्ती बंद कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, मुल्क भर में स्कूल खोल दिए गए हैं। मॉर्निंग और इवनिंग की दो शिफ्टों के तहत 3 दिन जूनियर सेक्शन और 3 दिन सीनियर सेक्शन की क्लासें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अदारे हैं उसके मुताबिक जो हैं वो खुल गए हैं। लेकिन पंजाब के निजी स्कूल्स मालिकान ने काशिफ मिर्जा की बातों को मुस्तरद कर दिया, जबकि 4 सदा मालाकंड में एसोसिएशन ने सियासी जमातों के ताउन से स्कूल खोलने का दावा किया है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने आज़ाद कश्मीर, स्वात, 4 सदा मालाकंड, कसूर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में स्कूलों को जबरदस्ती बंद करवाने का इल्जाम लगाया है। अंदरून सिंध के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन तालीमी इदारों को बंद जबरदस्ती पुलिस के जरिए करवाया गया। काशिफ मिर्जा कहते हैं उन्होंने रिट चैलेंज नहीं की, कानून पर अमल किया। दूसरी जानिब सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने लाहौर समेत पंजाब भर में निजी तालीमी इदारे खुलने की तरदीद कर दी। दानियाल उमर की रिपोर्ट। 15 सितंबर से कबल खुलने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। स्कूल खुलवाने वाला काशिफ मिर्जा कौन होता है? मुराद रास ने तालीमी इदारों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कौन सी एसोसिएशन, कितनी है, कितने बिल्डिंगों को किसने इलेक्ट किया, किसने सेलेक्ट किया, किसने बनाया उनको, कौन से इलेक्शन हुए, आप उनका नाम लिए जा रहे हैं। कौन है ये आदमी, मुझे तो पता भी नहीं है, आप ऐसे नाम लेते रहे। सूबाई वजीर मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो निजी स्कूल मालिकान से मिलकर तुलबा को कोरोना से बचाने के उसूल व ज़वाबित तय करेंगे। किस शिफ्ट में स्कूल किस तरह खोलने। एक क्लास जिसमें पहले 30, 40, 50 बच्चे हैं वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर 1 दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी आधी और 3 दिन वो पूरे हफ्ते का पढ़ेगी, और फिर 3 दिन वो आएंगे जो पूरे हफ्ते का पढ़ेंगे। मुराद रास के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की कोरोना वायरस से मुतल्लिक ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और कराची से अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब जाने वालों के लिए अच्छी खबर है कि मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस चल पड़ी है। शहर कायद से ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में काम करने वाले परदेसियों के लिए अच्छी खबर, सिटी स्टेशन कराची से मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस चल पड़ी। डीएस अरशद सलाम खटक ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस का किराया भी 920 रुपए है। कराची ता मुल्तान रूट के लिए ये ट्रेन फायदेमंद होगी, क्योंकि इस रूट की कोई गाड़ी नहीं थी। दरमियान में 31 स्टेशन आएंगे, तो ये जनरली आइडिया ये है कि दादू सेक्शन और डीजी खान वाला सेक्शन जो है उसको सर्व करें, क्योंकि उस इलाके में आजकल गाड़ियाँ नहीं हैं। मोइंजोदड़ो ट्रेन कोरोना के 22 ऑपरेशन मुअत्तली से पहले कोटरी और रोहड़ी के दरमियान चला करती थी। 616 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाली यह ट्रेन अब कराची से बरास्ता कोटरी, सहवन, दादू, लाड़काना, कश्मोर, राजनपुर, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ से होते हुए मुल्तान पहुँचेगी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और खेल से खबर ये कि साउथहैम्पटन टेस्ट के आखिरी रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स जारी है। मैच ड्रॉ की जानिब गामजन है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।